हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है माइनड स्टडी में। दोस्तों, कक्षा 12 का प्री बोर्ड का पेपर चालू हो गया है, तो जिसमें आपको मैं केमिस्ट्री 12 का पूरा सलूशन दे रहा हूं। तो चलिए इसको विस्तार से चर्चा करें। देख सकते हैं आप, कक्षा 12 का प्री बोर्ड का पेपर है, ये रसायन शास्त्र का। तो चलिए इसे देखते हैं आगे। इसका जो पहला आंसर है, CsCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीचियामान की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी कितनी होगी? इसका हो जाएगा a/√2। कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है? इसका राइट आंसर है आ। नेक्स्ट है चौथा नंबर, ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंडमेयर अभिक्रिया ही है। नेक्स्ट है, रेयॉन बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज। नेक्स्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड होगी। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की शक्ति यानी सामर्थ्य शक्ति तो व्यक्त करते हैं। रसायनों का राजा एक्वारेजिया रसायन को कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथा, प्रथम संक्रमण श्रेणी में धातु यानी संक्रमण धातु के अतिरिक्त से सभी धातु जो होती हैं उनका मानक एप्सिलॉन विभव यानी कि E0 का मान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल में कौन सा संकरण होता है? तो इसका राइट आंसर sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, सुपर हैलोजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट है, म्यूरेटिक अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर HCl हो जाता है। नेक्स्ट, एडम्स उत्प्रेरक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही प्लेटिनम या PTO। डाई एजो परीक्षण, इसका ये हो जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट है एल्डोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। डोपिंग बता दिए थे कि किसी क्रिस्टल में शुद्धि मिलाना है। त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट अभिक्रिया दर, इसकी परिभाषा भी हम बता चुके हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो बेक समीकरण में उपस्थित अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रता है यदि वो गुणनफल में हो तो विशिष्ट अभिक्रिया दर कहलाता है। इसे हम फिर और से लिखा भी देंगे बाद में। मोहर लवण का सूत्र, इसको भी लिखा चुके हैं, एक बार और देख लेंगे। FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, फिर NH4 है इसका ट्वाइस, और फिर सल्फेट और डॉट करके 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA में पाए जाने वाली उस नाइट्रोजनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। फिर हेनरी का नियम है, इसकी सीमाएं ठंडे प्रदेशों में, ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको हम दिखा रहे हैं नीचे। ये पूरे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। अब ये आंसर इसे हम मिला भी सकते हैं, ये पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ से। सेलुलोज है, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, एक्वारेजिया हो गया, संक्रमण sp3 हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। नेक्स्ट है, ये वही हो गया अगर चालक में एकदम डोपिंग। ये फेरस सल्फेट का सूत्र हो गया, यूरेसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हेनरी का नियम है, इसे आप देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें कि स्थिर ताप पर किसी विलायक को निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान यम तथा साम्य दाब P हो तो यम बराबर Kp होता है, जहाँ K एक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी सीमाएं क्या है हेनरी के नियम की? हेनरी का नियम सभी स्थितियों के लिए लागू नहीं होता है, अर्थात कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हेनरी का नियम कार्य नहीं करता या विफल हो जाता है, या जो निम्न है। पहला क्या, हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। ये हार्डी-सूल्जे का नियम आ गया। किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, इसी को हार्डी-सूल्जे का नियम भी कहा जाता है। किसी ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के स्कंदन की क्षमता जो होती है धनात्मक आयनों का घटता हुआ क्रम निम्न है, Al3 + Ba2 + Na+। इसी प्रकार धनावेशित जो कोलाइडी कणों के प्रति ऋणायन आयनों की स्कंदन क्षमता का घटता हुआ क्रम होता है, फॉस्फेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? तो इसे देखिए, क्रिस्टल का एक मूल कण स्पर्श करते हुए जितने अन्य मूल कणों के संपर्क में रहता है वह संख्या क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहलाती है। आयनिक क्रिस्टल में एक आयन के संपर्क में विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र की सीमाएं जो अभिग्रहित है,
ये पूरा हो गया। क्रिस्टल क्षेत्र मुख्यतः निम्नलिखित विग्रहित आधारित हैं। ऋणावेशित आयन उदाहरणतः साइनाइड आयन अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जैसे NH3 लिगैंड होते हैं जिनका ऋण आवेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है। इन लिगैंडों को बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं। दूसरा है केंद्रीय धातु आयन और इन लिगैंडों के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है। इन दोनों के कक्षकों के मध्य कोई अंतर क्रिया नहीं होती अर्थात धातु और लिगैंड के मध्य के बंध की प्रति आयनिक होती है। नेक्स्ट, धातु परमाणु अथवा आयन के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं लेकिन संकुल बनाने के लिए ज्यों ही लिगैंड इनके संपर्क में आते हैं इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती तथा वे विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉनों का हुंड नियम के अनुसार पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रक्रम में चूंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण यानी CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। फिनॉल धीमी ऑक्सीकरण कण हवा के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग बदल जाता है। फिनॉल को क्विनोन में ऑक्सीकृत किया जाता है और फिर फिनॉल को फिनॉल के साथ मिलाकर फिनोक्विनोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? जो मेथेनॉल होता है CH3COH को पहले लकड़ी से बनाया जाता है इसीलिए इसे कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेप्था भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका विहाइड्रोजनीकरण कर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हो गया जिसमें एल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन देते हैं। इससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लगे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह है दोस्तों पर्किन अभिक्रिया, इसे भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। पर्किन अभिक्रिया में क्या है, जब किसी एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड में गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है, इसे ही पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, इसे अच्छे से लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, इसे भी आप देख सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ उबाला जाता है तब ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया होती है। एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण बनाता है और दूसरा अणु स्वयं अपचयित होकर अनुरूप एल्कोहल में बदल जाता है, इसी को कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण भी आप देख लेंगे कि जब बेंजल्डिहाइड को 45% NaOH से उबालने से सोडियम बेंजोएट बेंजिल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बहुलीकरण किसे कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से बहुलीकरण की क्रियाओं को लिखिए। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको विधिवत आराम से लिख लें। एसिटाल्डिहाइड की बहुलीकरण क्रियाएं हो गई ये। नेक्स्ट ये 13 नंबर का हो गया। ये एनिलीन का वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। ये हो गए क्वेश्चन जो था 15 नंबर में आया है। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है तो 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो ये इसे अच्छे से देख लें स्क्रीनशॉट लेके। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु वेग दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति करिए। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी कर लेंगे अच्छे से। माना एक अभिक्रिया हो रही है, ऐसे उत्पाद बन रहा है, ये पूरा हो गया। इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इसको आराम से लिखें। पूरे क्वेश्चन दोस्तों विधिवत करेंगे जिससे बढ़िया से नंबर मिलें। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया? इसे आप देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये जो होता है S और P के बीचों बीच रहते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं ना। ये 4 श्रेणी में होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। चौथी संक्रमण श्रेणी भी हो जाए, ये चौथी संक्रमण श्रेणी है। फिर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हो गए, ये हो गया एल्कोहल और फिनॉल में अंतर, इसे अच्छे से देख लें। ये 19 में भी आया था, 20 में भी आया था। इसकी अवस्था भी लिख लेंगे। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये पतले द्रव होते हैं, ये विशिष्ट गंध इसकी फिनोलिक होती है, इसमें एल्कोहलिक गंध होती है। ये लिटमस के प्रति लिटमस को लाल कर देते हैं, ये उदासीन होते हैं। ये NaOH से सोडियम फिनेट बनाते हैं, ये कोई क्रिया नहीं होती है। ये FeCl3 से बैंगनी रंग का संकुल बनाते हैं, ये कोई क्रिया नहीं करते। ये क्लोरीन से प्रतिस्थापनी यौगिक बनाते हैं, ये ऑक्सीकरण उत्पाद बनाते हैं।
ये प्रोटीन का विकृतीकरण होगा, इसे अच्छे से देख लेंगे। प्रोटीन ऊष्माधार रसायनों से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर अथवा रासायनिक एवं क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ये विकृत और स्कंदित होकर अविलेय हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसे पूरा लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए नाभिकीय अम्ल मतलब न्यूक्लिक अम्ल किसे होते हैं, इनका दो महत्वपूर्ण कार्य है, इसे अच्छे से लिख लेंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए। नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसे अच्छे से लिख लेंगे पूरा विस्तार से, बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके। इसमें प्लेटिनम ब्लैक की एक परत चढ़ी हुई प्लेटिनम की एक पतली पत्ती के इलेक्ट्रोड होती है। हाइड्रोजन NH+ के एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबा कर रखा जाता है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 तथा H2O आयन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड दोनों की भांति कार्य करते हैं। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के एनोड सेल पर होने वाली क्रिया है, ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है। ये चित्र अच्छे से देख के लिख लेंगे। ये दाईं ओर होने वाली अभिक्रिया है, ये ओस्टवाल्ड विधि है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिखते चलेंगे। यहाँ से भी इसको अच्छे से ले लेंगे कि शुद्ध NH3 व वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुँचाया जाता है, जहाँ NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। NO2 अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये उसका पूरा चित्र होगा, इसे अच्छे से बना लेंगे। नेक्स्ट है तनु नाइट्रिक अम्ल की लेड पर अभिक्रिया, ये क्रिया करा लेंगे। ये पूरी रिएक्शन है, ये कॉपर पर क्रिया है, इसे अच्छे से करा लेंगे। ये ऑक्सीकरण है, वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर ये विषैली गैस यानी फॉस्जीन बनाती है। क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनाया गया है। नेक्स्ट है रजत चूर्ण के साथ क्रिया यानी बिहेलोजनीकरण। 22 का सेकेंड है, 22 का थर्ड है नाइट्रीकरण। ये एसीटोन से क्रिया है, ये 22 का 5th नंबर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, जिससे सबके पास ये आंसर आसानी से पहुँच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।